वर्णमाला के भाग 14 में आपने अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों को पढ़ा था, जिसमें आपको हमने कुछ आइडियाज़, कुछ ट्रिक, कुछ तरीके आपको हमने बताया, जिससे आप अल्प प्राण और महाप्राण या फिर घोष या अघोष वर्णों को आसानी से याद कर सकते हैं। आज वर्णमाला का ये भाग 15 है। भाग 15 में हम लोग बहुत ही छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोटी बातों को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल संस्कृत आस्था। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत आस्था पर। मैं बाल मुकुंद और आज एक नए वीडियो में हाजिर हूँ वर्णमाला का भाग 15 लेकर। मित्रों, इसमें हम कुछ छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो आज जो भी कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक शब्दावली, प्रश्नों में कई बार आ चुकी है। जिह्वा मूलक। जिह्वा मूलक क्या होता है? जिह्वा मूलक एक प्रकार का वर्ण होता है। ये कैसा होता है, इसे कैसे हम पहचानते हैं, प्रश्नों में आने पर उस प्रश्न को कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम उस प्रश्न को हल करेंगे, ये सब हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि जिह्वा मूलक वर्ण क्या होता है। जिह्वा मूलक वर्ण, ये जिह्वा मूलक वर्ण क्या होता है? इसके अंतर्गत भी आपके वर्णमाला का ही कोई ना कोई अक्षर आता है, लेकिन कौन सा अक्षर जिह्वा मूलक हो जाता है, किस अक्षर को हम जिह्वा मूलक कहेंगे, किस अक्षर को जिह्वा मूलक नहीं कहेंगे, आइए इसको समझते हैं बहुत ही सरल भाषा में। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि कुछ अक्षरों को जब हम बोलते हैं तो उन अक्षरों को बोलते समय हमारे जिह्वा का अहम रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उस ध्वनि को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारी जिह्वा का होता है। और इस वर्ण की एक विशेषता होती है कि इस वर्ण को जब भी हम बोलते हैं तो जिह्वा में, अपने जीभ में हम वाइब्रेशन ला देते हैं, जीभ को रगड़ कर बोलते हैं। तो इसीलिए इसको जिह्वा मूलक वर्ण कहा गया है। देखकर कैसे पहचानेंगे? तो कोई भी वर्ण ऐसे साधारण तौर पे लिखा गया हो और इसके बाएं बगल नीचे यहाँ एक बिंदु हो, इस प्रकार का एक बिंदु हो, तो वह जिह्वा मूलक वर्ण कहलाता है। उसे ही जिह्वा मूलक वर्ण कहते हैं। क्यों? ये बिंदु लगने पर क्या इसमें परिवर्तन हो जाता है? पहले ये केवल साधारण तौर पे जा एक अक्षर था, लेकिन इसके नीचे बाईं तरफ एक बिंदु लगा दिया गया और तब इस वर्ण को जिह्वा मूलक कहा जाने लगा। क्यों ऐसा क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है? आइए इन सब बातों को हम लोग समझते हैं। तो पहली बात तो इसका नाम आप लोग जान लें। किसी भी अक्षर के नीचे बाएं तरफ इस प्रकार का लगा हो तो इस निशान को कहते क्या हैं? इस निशान को नुक्ता कहते हैं। जी हाँ मित्रों, इसको नुक्ता कहा जाता है। जिस अक्षर को जिह्वा मूलीय बनाना हो, जिह्वा मूलक बनाना हो, जीभ को रगड़ना हो उसके बोलते समय, जीभ में वाइब्रेशन लाना हो उसको बोलते समय, उसको दर्शाने के लिए उस अक्षर के बाएं तरफ हम एक बिंदु लगा देते हैं, जिसे नुक्ता कहते हैं। यानी उस अक्षर के नीचे बाएं तरफ हम एक नुक्ता लगा देते हैं। एक नुक्ता लगाने से ही हमको पता चल जाता है कि वह जो वर्ण है, जो अक्षर है, वह जिह्वा मूलक है। अच्छा, फर्क क्या पड़ता है? जब ये साधारण तौर पर ऐसे जा था तो इसको हम लोग जा बोलते थे। जा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा उच्चारण पर, इसको हम लोग जा बोलते थे, लेकिन जब इसके नीचे नुक्ता लग गया तब इसको हम लोग बोलेंगे जा। ध्यान दीजिएगा, ये जा है, ये जा है, ये जा है और ये जा है। चलिए इसको शब्दों में ला करके समझते हैं। यदि मित्रों कहीं पर ऐसे लिखा हो गजल, तो ये गजल लिखा है, ये सही नहीं है। वास्तविक जो है वो गजल है। तो फिर हम जा के नीचे यहाँ एक नुक्ता लगाते हैं। अब ये सही है। अब इसको गजल नहीं पढ़ सकते, अब इसको आप पढ़ेंगे तो गजल पढ़ेंगे, गजल। इस प्रकार से यानी जा को बोलेंगे तो अपने जीभ को रगड़ कर बोलेंगे, जीभ में वाइब्रेशन ला करके बोलेंगे, गजल। इस प्रकार से तो हम देख रहे हैं कि ये नुक्ता जिस भी अक्षर के बाएं तरफ लग जा रहा है उस अक्षर को हम लोग जीभ को रगड़ कर बोल रहे हैं। जैसे एक शब्द और देख लीजिए,
हिंदी में लिखा हो फैजाबाद, इस तरह से फैजाबाद लिखा हो, तो ये पूर्णतया सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आवश्यकता होती है जा के नीचे नुक्ता लगाने की। तो जब हम जा के नीचे नुक्ता लगाते हैं तभी तक तो ये फैजाबाद था, लेकिन अब ये हो गया फैजाबाद। फैजाबाद, जा को बोलिए तो जीभ को रगड़ कर बोलिए, जीभ में वाइब्रेशन लाइए, जा, फैजाबाद। अब ये सही हो गया। तो यही आपका नुक्ता होता है, जिस अक्षर के बाएं तरफ नीचे लगता है वो जिह्वा मूलक वर्ण हो जाता है। अब आप संभवतः आसानी से पहचान लेंगे, ऐसा कोई भी अक्षर हो उसके नीचे बाएं तरफ इस प्रकार का बिंदु लगा हो यानी नुक्ता लगा हो, तो वो वर्ण जो है वो जिह्वा मूलक वर्ण कहलाएगा। गजल में ये जो जा है यह जिह्वा मूलक वर्ण है, फैजाबाद में जो जा है यह जिह्वा मूलक वर्ण है। क्यों? क्योंकि इसको बोलने में मूल रूप से जिह्वा का मूल काम कर रहा है, जिह्वा का मूल भाग काम कर रहा है। तो इस प्रकार इसे ही जिह्वा मूलक वर्ण कहते हैं। यह किसी भी अक्षर के बाएं लग सकता है, किसी भी अक्षर के बाएं लगने के बाद यह जो है जिह्वा मूलक वर्ण बना देता है। जैसे खा हो, खा के नीचे बाएं तरफ लग सकता है, फा हो, फा के नीचे लग सकता है। इस तरह से किसी भी अक्षर के नीचे बाएं तरफ लग सकता है, और जिस अक्षर के नीचे बाएं तरफ लग जाता है वह अक्षर, वह वर्ण आपका जिह्वा मूलक वर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका किसी प्रकार का हो, आप आसानी से आराम से इस जिह्वा मूलक वर्ण को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन में आ भी चुका है और आने की संभावना भी है। ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में जिह्वा मूलक वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से कई शब्द रहेंगे, जिस शब्द में भी आपको ये नुक्ता दिखाई पड़ जाए वही अक्षर, उसके ऊपर वाला जो अक्षर होगा वही आपका जिह्वा मूलक वर्ण होता है। या फिर आपका क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है, इस शब्द में कौन सा अक्षर, इस शब्द में कौन सा वर्ण जिह्वा मूलक वर्ण है। तो जिस अक्षर के नीचे ये नुक्ता लगा हो वही शब्द वही वर्ण आपका जिह्वा मूलक वर्ण होता है। इसी को जिह्वा मूलक कहते हैं, यही जिह्वा मूल है। अच्छा, जिस अक्षर के नीचे ये नुक्ता लग जाता है उसे जिह्वा मूल ये कहते हैं, जिह्वा मूलक वर्ण कहते हैं। और उसे नुक्ता वाला वर्ण भी कहते हैं, नुक्ता वाला वर्ण, जिस अक्षर के नीचे नुक्ता लग जाए उसे नुक्ता वाला वर्ण कहते हैं। साथ ही साथ उसका दूसरा नाम जिह्वा मूलक वर्ण है, जिसे आप पढ़ रहे हैं। तो ये जिह्वा मूलक वर्ण होता है। संभवतः आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है। किसी भी अक्षर के नीचे आप ये नुक्ता, ये बिंदु लगा हुआ देख लीजिए तो वह अक्षर जो है जिह्वा मूलक वर्ण हो जाता है। साथ ही साथ उसका जब आप उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते समय उस अक्षर को जब आप बोलेंगे तो उसको बोलते समय आपको अपने जिह्वा को रगड़ना होगा, अपने जिह्वा में वाइब्रेशन लाना होगा, जिह्वा के मूल भाग से आपको काम लेना होगा। तो वही अक्षर आपका जिह्वा मूलक होता है। जैसे गज़ल, पज़ल, फैज़ाबाद, इस प्रकार से कई शब्द आपको मिलेंगे। तो ये हो गया जिह्वा मूलक वर्ण। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये तो आपने पढ़ा जिह्वा मूलक वर्ण। आगे अगला जो बिंदु आप पढ़ने जा रहे हैं वही बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करिएगा हमारा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बगल में बने बेल आइकन यानी घंटे को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक दिन या दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खास वीडियो आपको मिलती रहेगी, हिंदी से संबंधित या फिर संस्कृत से संबंधित या फिर शिक्षा संबंधी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए ऐसा कोई भी वीडियो जो आपके लिए लाभकारी हो आपको प्रायः मिलता रहेगा हमारे इस चैनल पर। तो चैनल पर यदि नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कम से कम अपने 10 मित्रों में इसको शेयर जरूर करिएगा, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आइए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ नए प्रकार के बिंदुओं को, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विवृत वर्ण क्या होता है। विवृत वर्ण को समझते हैं हम लोग। विवृत वर्ण क्या होता है? विवृत वर्ण ये क्या होता है? विवृत वर्ण के अंतर्गत आपके सभी स्वर के अक्षर आते हैं। आपने पढ़ा है हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले स्वर को, तो स्वर में आपको 11 अक्षर मिले थे जो कि आ से लेकर अ तक थे। आ से लेकर अ तक थे। इन्हीं 11 अक्षरों को विवृत वर्ण कहा जाता है। विवृत वर्ण क्यों कहा जाता है? विवृत माने होता क्या है, आइए इसको जानते हैं। तो विवृत मीन्स होता है खुला हुआ, खुला हुआ, खुला हुआ।
तो विवृत वर्ण है यानी खुला हुआ वर्ण है, तो वर्ण तो कोई खुला या बंद होता नहीं मित्रों। यहाँ खुला हुआ होने से मतलब है कि हमारा मुख खुला रहता है। इन अक्षरों को जब भी हम बोलते हैं तो हमारा मुख खुला रहता है, बंद नहीं रहता, इसीलिए इनको विवृत वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपका आ से लेकर अ तक आता है। इसके अंतर्गत कोई भी अक्षर अगर आप बोलेंगे तो आपका मुख जो है वो खुला रहेगा, जैसे आ, ई, उ। इस तरह कोई भी अक्षर बोलेंगे 11 में से तो आपका मुख खुला रहेगा, इसीलिए इनको विवृत वर्ण कहा दिया गया है। संभवतः आपके समझ में आ गया होगा। विवृत मीन्स होता है खुला हुआ। ऐसे अक्षरों को बोलने से, जिन अक्षरों को का उच्चारण करने से आपका मुख खुला हुआ रहता है, उन्हें विवृत वर्ण कहा जाता है। बहुत ही साधारण सी बात है। विवृत मीन्स खुला हुआ। ऐसा वर्ण बोलें जिससे हमारा मुख खुला हुआ हो, वही विवृत वर्ण होता है। चलिए आइए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसी का थोड़ा सा अपोजिट। पूरी तरीके से अपोजिट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट ईषद विवृत पढ़ते हैं। ईषद विवृत बाण। तो विवृत मीन्स तो आपने समझ लिया है खुला हुआ वर्ण, लेकिन ईषद खुला हुआ, लेकिन ईषद खुला हुआ। ईषद मीन्स होता है कम, किंचित, तो इसका मतलब होता है कम। विवृत मीन्स होता है खुला हुआ। तो कुल मिला के दोनों का मतलब हुआ कम खुला हुआ वर्ण, अर्थात ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जिनको हम बोले और हमारा मुख जो है वो कम खुले तुलना में अपेक्षाकृत विवृत के, इससे कम खुले मुख, उसी को ईषद विवृत वर्ण कह दिया गया है। ईषद विवृत वर्ण क्या होता है? तो इसमें आपके इसके पहले भी आपने पढ़ा है, अगर नहीं वीडियोज आपने देखा जरूर देख लीजिएगा। जितने भी आपके ऊष्म वर्ण हैं, जी हाँ, जितने भी आपके ऊष्म वर्ण हैं वो सभी ऊष्म वर्ण आपके ईषद विवृत वर्ण होते हैं। तो ऊष्म वर्ण आपने पढ़ा है, 4 वर्ण हैं आपके, तीनों सा और हाँ। तो ईषद विवृत वर्ण में आपके बड़ा सा, खष्टिश सा, छोटा सा और हाँ, ये 4 वर्ण आपके ईषद विवृत वर्ण हैं, यानी कम खुले हुए वर्ण हैं। तो संभवतः दोनों का अर्थ आपने समझ लिया होगा। विवृत मीन्स खुला हुआ वर्ण, ऐसा वर्ण जिसको बोलते समय हमारा मुंह खुला हुआ रहता है उसे ही विवृत वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत आ से लेकर अ तक 11 अक्षर आपके स्वर के आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा परीक्षा में केवल एक अक्षर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा विवृत वर्ण है। तो एक अक्षर रहेगा स्वर का, बाकी सब व्यंजन का रहेगा, तो उसी एक को आपको चुनना होगा। इसके बाद हमने पढ़ा ईषद विवृत, यानी इसमें हमारा मुख जो है वो अपेक्षाकृत विवृत के कम खुला हुआ रहता है, कम खुलता है, इसीलिए इसको ईषद माने बहुत कम, किंचित। अविवृत मीन्स खुला हुआ वर्ण कहा गया है। इसके अंतर्गत 4 अक्षर आते हैं, स, श, सा और हा, ये 4 अक्षर आपके आते हैं। तो आसानी से आपने याद कर लिया होगा। परीक्षा में यदि आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईषद विवृत वर्ण है और ऑप्शन में इस तरह दिया रहता है, तो उसमें आप ऑप्शन बी को सही करेंगे, जिसमें एक सा आपको मिल रहा है। तो इसको आपने समझ लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले बिंदु को। अगले बिंदु में हम लोग देखेंगे मित्रों अस्पृष्ट वर्ण। अस्पृष्ट वर्ण, अब अस्पृष्ट वर्ण क्या होता है? विवृत मीन्स तो होता था खुला हुआ वर्ण, लेकिन अस्पृष्ट मीन्स क्या होता है? अस्पृष्ट वर्ण क्या होता है? तो अस्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श, यानी स्पर्श वर्ण, स्पर्श करने वाला वर्ण। संभवतः आपने इसका नाम लेते ही समझ गए होंगे आपके कौन से अस्पृष्ट वर्ण हो सकते हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस को देखा है, नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। तो आपने इसके पहले स्पर्श वर्ण पढ़ा है और उसमें स्पर्श वर्णों की संख्या 25 थी। अक्षर आपके थे का से लेकर मा तक, यानी का खा गा घा ङ चा छा जा झा ञ टा ठा डा ढा ड़ा ता था दा धा और पा फा बा भा मा तक, ये 25 अक्षर आपके स्पर्श वर्ण थे। तो इन्हीं को अस्पृष्ट वर्ण कहा गया है। का से लेकर मा तक के सभी वर्णों को अस्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। संभवतः इसका अर्थ आपने समझ लिया होगा। स्पर्श वर्ण, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख के आंतरिक भाग को स्पर्श करे। तो इसके अंतर्गत स्पर्श वर्ण आपने स्पेशल पढ़ा है 25 अक्षर का से लेकर मा तक को, उसी को
स्पर्श होने के नाते ही अस्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। अब चूंकि स्पर्श वर्ण अगर आपके क्वेश्चन में आएगा तो आप आराम से हल कर लेंगे, लेकिन अस्पृष्ट वर्ण अगर आता है निम्नलिखित में से कौन सा अस्पृष्ट वर्ण है, तो शायद ही आप उसको सही कर पाएँ। अगर आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो अस्पृष्ट वर्ण आपका 1, 2, 4 नहीं है बल्कि 25 अक्षर हैं, उसमें से कोई भी ऑप्शन में रहेगा वही आपका सही हो जाएगा। तो उसको आप सही करेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही है, जिसमें इन 2500 अक्षरों में से एक अक्षर आपका दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और इसी का अपोजिट थोड़ा सा, उसका नाम है ईषद अस्पृष्ट वर्ण। अब आप मन ही मन समझ गए होंगे, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मन ही मन समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा है कि विवृत वर्ण क्या होता है, ईषद विवृत क्या होता है। ईषद मीन्स आप समझ गए होंगे कम होता है, थोड़ा कम किंचित, तो अस्पृष्ट वर्ण था, लेकिन ये ईषद अस्पृष्ट वर्ण है, अर्थात इसमें ऐसे वर्ण आते होंगे जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा थोड़ा सा स्पर्श करती होगी, इसकी तुलना में इससे कम स्पर्श करती होगी। इसमें ऐसे वर्ण आते हैं। तो इसमें मित्रों, इसके पहले आपने वीडियो में पढ़ा है कि एक अंतस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण जिसके अंतर्गत 4 अक्षर आते हैं, या, रा, ला और वा। यही चारों वर्ण आपके ईषद अस्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं, इन्हीं को ईषद अस्पृष्ट वर्ण कहा गया है। तो इन चारों को आप हमेशा अपने मन में बसाए रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका किसी भी परीक्षा के लिए। क्या होता है विवृत वर्ण, क्या होता है ईषद विवृत वर्ण, क्या होता है अस्पृष्ट वर्ण, क्या होता है ईषद अस्पृष्ट वर्ण, चारों को संभवतः आपने समझ लिया होगा। विवृत मीन्स होता है खुला हुआ ऐसा वर्ण जिसको बोलते समय हमारा मुख खुला हुआ रहे, इसके अंतर्गत 11 अक्षर आते हैं, आ से लेकर अ तक। ईषद विवृत मीन्स होता है कम खुला हुआ ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारा मुख कम खुलता है, इसकी तुलना में उसे ईषद विवृत कहते हैं। इसके अंतर्गत स, स, श और हा आता है। इसके बाद आपने देखा अस्पृष्ट वर्ण, अस्पृष्ट मीन्स होता है स्पर्श करना ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख के आंतरिक भाग को स्पर्श करे। इसके अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं, का से लेकर मा तक। और अंत में आपने पढ़ा ईषद अस्पृष्ट वर्ण, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख के आंतरिक भाग को थोड़ा सा स्पर्श करे, इसकी तुलना में कम स्पर्श करे। इसमें 4 अक्षर आते हैं अंतस्थ वर्ण जिनको कहा जाता है या, रा, ला और वा। इसके पहले आपने पढ़ा था जिह्वा मूलक वर्ण, जिनके नीचे बाएं तरफ बिंदु लगा हो, जिसे नुक्ता कहते हैं, वह जिह्वा मूलक वर्ण होता है। इसको बोलते समय अपनी जीभ को हम रगड़ते हैं, वाइब्रेशन लाते हैं, जैसे गज़ल, पज़ल, इस प्रकार से, फैज़ाबाद, इस प्रकार से। तो ये हमने कुछ पॉइंट आज पढ़े हैं जो किसी भी परीक्षा में हम ऐसे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे जिसको शायद ही कोई सही कर पाता हो, अधिकतर लोगों का गलत होता हो, उसको हम सही करेंगे और उनसे हम लोग आगे रहेंगे हमेशा 1-2 नंबर। इस तरह से यदि आप हिंदी ग्रामर को पढ़ते हैं, जहाँ से एक पॉइंट को आप पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो अपने अंदर गढ़ सकते हैं, हाँ हम उसको सही करेंगे, हर हाल में सही कर लेंगे। तो मित्रों, इस तरह से सपोर्ट करिएगा हमको, और हमारा प्रत्येक वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कोई भी समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस कमेंट का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब विदा लेता हूँ आपसे और मिलता हूँ आपसे फिर अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।